हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। तो आप सभी को पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। भारतीय संविधान का हम इतिहास के क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अभी इसकी क्लास 5th है आई थिंक, ठीक है, 5th क्लास है, ठीक है। तो डिटेल में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लासेस डिटेल में ही होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो इसके क्रम में हमने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ लिया था, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। ये टॉपिक हमारा आज की क्लास को कवर करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी पर हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये समझते हैं कि भाई संविधान सभा की डिमांड या संविधान सभा की मांग कब कब की गई और किस किस के द्वारा की गई, ठीक है। तो जो सबसे पहली डिमांड है वो है 1895 में बाय बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बीजी तिलक ने सबसे पहले डिमांड करी थी और बेसिकली ये क्या थी, एक वर्बल डिमांड थी, मौखिक रूप से इस डिमांड को बोला गया था लोगों के बीच, ठीक है। बट अगर हम ऑफिशियल डिमांड की बात करें तो 1934 में, ठीक है, श्री एम एन रॉय के द्वारा इसकी ऑफिशियल डिमांड की गई, आधिकारिक मांग, ठीक है, ऑफिशियल डिमांड की गई, ठीक है। चलिए, तो डिमांड दो बार हुई है, एक तो वर्बल है और एक क्या है, ऑफिशियल। तो अब अपने क्लास को शुरू करते हैं जो कि है संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, आपने डाल भी दी होगी, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारा 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसी के आधार पर, ठीक है, 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। प्रोविंशियल इलेक्शंस भारत में हुए, ठीक है बेटा। प्रोविंशियल इलेक्शन मतलब प्रांतीय निर्वाचन, ठीक है। तो पहले प्रांतीय निर्वाचन कहाँ हुए, 1937 में। आपको बैकग्राउंड पता ही है कि इस समय कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे, ठीक है, जिसमें से 6 में से विधानसभा और विधान परिषद का गठन हो चुका था इस एक्ट के द्वारा पहले ही, है ना। और 5 में सिर्फ क्या थी आपके पास, विधानसभा ही थी, ठीक है। तो इन्हीं प्रांतों में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आया, अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये कह सकते हैं कि 5 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। वैसे तो देखा जाए ओवरऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीती, बट जो इसका रिजल्ट है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है, 5 प्रांतों में, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये प्रांत कौन कौन से थे, ठीक है। ये जो प्रांत थे ये थे आपके मद्रास, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। संयुक्त प्रांत का मतलब है आपका यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और मध्य प्रांत मतलब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। तो 5 प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। बाकी के तीन प्रांतों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, ठीक है। ये 3 कौन कौन से थे, ये थे आपके मुंबई, ठीक, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, मतलब हम जिसको उत्तर पश्चिम प्रांत भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है। बाकी के कुछ प्रांत थे जैसे आपका हो गया सिंध, ठीक है। सिंध प्रांत में यूनाइटेड पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में आगे आई, ठीक है, सिंध, ठीक है। इसके बाद था आपका पंजाब और बंगाल, ठीक है। अब पंजाब में मुस्लिम लीग ने अपनी एक बहुमत बनाया, कह सकते हैं गठबंधन बनाया। पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ बनाया, यूनियनिस्ट पार्टी। और मुस्लिम लीग ने बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई, ठीक है भाई। चलो, तो ये तो इसका रिजल्ट आया। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई मूल रूप से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही क्या है, सत्ता में आई, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हुआ क्या, ठीक है।
देखिए अब ये समय था कौन सा, वर्ल्ड वॉर का समय था, है ना, वर्ल्ड वॉर का समय था। तो इसी के चलते चलते कि अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में 28 माह तक शासन के बाद, शासन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने, मतलब काउंसिल ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, ठीक है, सामूहिक इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दिया। तो इन्होंने कलेक्टिव रूप से क्या कर दिया, 28 मंथ्स तक शासन में रहने के बाद इन्होंने जॉइंटली अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया। कब, अक्टूबर 1939 में। ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या थे, इसके रीजंस क्या थे, ठीक है। इसके रीजंस में देखें तो बेटा जो फर्स्ट जो कारण था वो था कि वर्ल्ड वॉर टू में, वर्ल्ड वॉर टू में कांग्रेस की मर्जी के बिना, कांग्रेस की मर्जी के बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सैनिकों को या भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को शामिल किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत के सैनिक इंग्लैंड का की मदद के लिए जाए, जबकि वर्ल्ड वॉर वन में ये कंडीशन जस्ट विपरीत थी। वहाँ पे चाह रहे थे कांग्रेस के लोग कि हम लोग क्या करें, ब्रिटिश सरकार की मदद करें वर्ल्ड वॉर वन में, बट वर्ल्ड वॉर टू में ये कंडीशन नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे करने पर इन्होंने बिन बताए, कांग्रेस को बिना बताए सैनिकों को शामिल किया, जिसकी वजह जो कि एक कारण बना इनके कलेक्टिव रेजिग्नेशन का, ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि अब क्योंकि आप ये समझ ही रहे हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड है वो लगातार बनी रही थी, है ना। 1895 में भले ही वर्बल डिमांड थी और 1934 में एक औपचारिक डिमांड के रूप में ये आगे आई थी, ठीक है। बट फिर भी तो इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि युद्ध के बाद, युद्ध के बाद संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के प्रस्ताव को इन्होंने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण को ठुकराया, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना इनके रेजिग्नेशन का, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, रेजिग्नेशन भी हो गया, ठीक। अब इसी इसी के कारण, ये जो अक्टूबर 1939 की जो घटना थी, इसी के कारण 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। और इसका साथ उस समय B.R. अम्बेडकर ने भी दिया था, ठीक है। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 में। क्यों, क्योंकि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सामूहिक रूप से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। कारण क्या थे, ये दो कारण थे, वर्ल्ड वॉर टू में सैनिकों को शामिल कर देना और युद्ध के बाद संविधान के निर्माण को ठुकरा देना। अब इस कारण क्या हुआ, असंतोष आ गया पूरे देश में, फिर से एग्रेशन शुरू हो गया, है ना, विरोध की भावना फिर से उत्पन्न हुई। तो इसी को शांत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफर पेश किया गया अगस्त 1940 में, एक प्रपोजल, प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि ये अगस्त में आया था इसीलिए इसको नाम बोला गया अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर इसीलिए कहा गया क्योंकि अगस्त 1940 में आया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक। यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि चलिए हम इस ये जो स्टेबिलिटी है इसको वापस लाने के लिए, है ना, इन स्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए हम फिर से आपकी बातों पर विचार करेंगे और फिर से क्या करेंगे, कुछ प्रावधान आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अगस्त ऑफर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अगस्त ऑफर की बात करें तो पहली बात तो यह है कि सर ये आया कब था, ये आया था आपका अगस्त 1940 में। क्यों आया था ये बात आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर ऑफिशियल रूप से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, बट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी थी, ठीक है। तो पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार आधिकारिक रूप से, पहली बार आधिकारिक आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बीजी लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संविधान सभा की मांग को, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया,
ठीक है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और महत्वपूर्ण शर्तों के साथ, और महत्वपूर्ण शर्तों के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ, ठीक है भाई। स्वीकार तो किया बट यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से स्वीकार किया और यहाँ पे कुछ शर्तें भी रखी थी। तो इस अगस्त ऑफर में क्या क्या प्रस्ताव दिए गए, तो अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो यहाँ पे हमको 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिखते हैं। पहला ये था कि वाइसरॉय की परिषद में, वाइसरॉय की जो परिषद होगी, ठीक है, वाइसरॉय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है भाई, युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, मतलब जो एक तरीके से वॉर में एडवाइजरी का काम करे, ठीक है, एडवाइस देने का काम करे, ठीक है। और उसके बाद युद्ध के बाद, जैसे ही युद्ध कंप्लीट होगा, ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर 2, युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज दिया जाएगा, युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज दिया जाएगा, स्वराज देने का प्रस्ताव भी था, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रस्ताव थे, ठीक है। अब आपको लग ही रहा है कि भाई ये पिछली बार की तरह ही है ना, सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक आश्वासन देने पे लगी है ना। तो इसी की वजह से अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया है ना, अगस्त ऑफर वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि एक तरीके से वही पुरानी बातें फिर से बोल दी गई थी और सरकार तो चाह ही रही थी कि एक बार युद्ध कंप्लीट हो जाए और हम दोबारा से क्या कर सकें, इंडिया पर अपना कंट्रोल जमा सकें, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल नहीं था, इंग्लैंड ब्रिटेन अपने हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा था, तो बहुत सारे रिसोर्सेज की उसको आवश्यकता थी। तो अभी ये सही समय था कांग्रेस के पास कि वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या बना सके, दबाव बना सके, ठीक है। अब क्योंकि अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया है ना, ये एक तरीके से नहीं चल पाया, तो इसी वजह से, ठीक है, यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट दिया गया JL नेहरू के द्वारा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, JL नेहरू द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। तो JL नेहरू ने इस ऑफर को बोला था, इट इज़ अ रस्टेड नेल ऑन द डोर। ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, कि नेहरू ने रस्टेड नेल ऑन द डोर किसको कहा था, ठीक है। तो वो था अगस्त ऑफर को कहा था, ठीक है। और इसी के विरोध में, क्योंकि ये बात किसी को भी सही नहीं लगी थी, ठीक है, तो इसी के विरोध में 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कब हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत? 1940 में, ठीक है, प्रपोज्ड बाय गांधी जी। तो अगस्त ऑफर इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत तो की थी, बट जो पहला पर्सन था, फर्स्ट पर्सन टू अडॉप्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह को अडॉप्ट करने वाला जो पहला व्यक्ति था, है ना, या उसको फॉलो करने वाला जो पहला व्यक्ति थे, वो थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे। और सेकंड पर्सन जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, शुरुआत करने वाले सेकंड पर्सन थे JL नेहरू, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत या व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रपोजल किसने दिया था? आपको पता है, गांधी जी ने, ठीक है। बट व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी पवनार आश्रम, मध्य प्रदेश, सॉरी, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इंट्रोड्यूस किया था किसने? गांधी जी ने, ठीक है भाई, गांधी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और किसके अगेंस्ट किया था? अगस्त ऑफर के अगेंस्ट किया था। अगस्त ऑफर को नेहरू जी ने क्या कहा था? इट इज़ अ रस्टेड नेल ऑन द डोर, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब अब अगस्त ऑफर से भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग नहीं मान पाए, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से इस बात को और सही करने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, क्रिप्स मिशन
ठीक है। चलिए, तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये भारत में आया 1942 में, ठीक है। और उस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे, क्योंकि अगस्त ऑफर तो क्या हो गया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो इसके प्रस्ताव क्या क्या थे। तो इन्होंने प्रस्ताव ये बोला था कि भाई भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीयों द्वारा ही निर्वाचित संविधान सभा करेगी, ठीक है। पहला प्रस्ताव ये था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी, संविधान सभा करेगी, ठीक है। तो इन्होंने संविधान के निर्माण के लिए अपनी तरफ से कंडीशंस दे दी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान भारत को क्या देगा, एक डोमिनियन स्टेट देगा, ठीक है। जो संविधान बनेगा, संविधान भारत को डोमिनियन स्टेटस देगा, डोमिनियन स्टेटस देगा, ठीक है। मतलब फ्रीडम तो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, बट डोमिनियन स्टेटस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी इसमें जितने भी देसी रियासतें हैं, जितने भी प्रांत हैं, उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो सभी देसी रियासतें, अब देसी रियासतें मतलब आपका प्रिंसली स्टेट, ठीक है, देसी रियासतें और प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि संविधान के निर्माण तक, देखिए वैसे तो प्रस्ताव बहुत सारे थे, हम मेन उठा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए संविधान के निर्माण तक भारत की सुरक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, या बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी भारत की सुरक्षा करना, ठीक है। चलिए, तो ये तो इसके कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इन्होंने जो इनका था, देखिए मैंने आपको कहा था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो अगला प्रावधान था वो ये था कि मुस्लिम लीग को इसे स्वीकार करने, ठीक है, या ना करने का अधिकार होगा, या ना करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली 4 मुख्य प्रावधान थे, ठीक है। चलिए, आप भी इसको नोट करते रहिए, ठीक। अब क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इतना भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं था इसमें, है ना, तो इसी वजह से ये जो प्रस्ताव था या क्रिप्स मिशन जो था ये भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है। हमारे देश के लीडर्स ने इसको बिल्कुल भी नहीं माना। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आते हैं क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है। एक तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, तो गांधी जी ने इस स्टेटमेंट के बारे में कहा था कि ये एक क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। ये एक किसकी तरह है, पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, मतलब जो अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नेहरू जी का भी एक स्टेटमेंट आता है, तो नेहरू जी ने कहा था कि ये क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, किसी डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो ये 2 इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्रिप्स मिशन भी इतना सफल नहीं रहा। चलिए, तो इसके बाद जस्ट अ मिनट, चलिए सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो रही थी। चलिए, तो आप सभी को पता है कि ये समय कौन सा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत पर जापान एयर स्ट्राइक का क्या था, डर था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी इस समय यूके वर्सेस जापान चल रहा था, क्योंकि यूके का साथ कौन दे रहा था आपका, सॉरी यूएसए का साथ दे रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जापान की एयर स्ट्राइक्स का डर भारत पर था, ठीक है। तो यही डर की वजह से, ठीक,
अब भारतीय लीडर्स भी थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि यूके के काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं वो भारत में ही थे, है ना भाई। और जापान को भारत में हमला करने में बहुत ही आसानी से वो हमला कर सकता था, ठीक है। तो इसी के दबाव में आकर 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई, ठीक है। क्योंकि यूके भी क्या था, दबाव में था, किसके, वर्ल्ड वॉर 2 के, जापान के डर से एयर स्ट्राइक का भी दबाव था। तो इसीलिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और इसी, क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुई थी, 8 अगस्त 1942 को, तो इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। और क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ग्वालियर टैंक ग्राउंड से, ग्वालियर टैंक ग्राउंड जो कि है बम्बई में, बॉम्बे से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कांग्रेस का सेशन था ये। और यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे, इस सेशन के जो चेयरमैन थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये इसके चेयरमैन थे, ठीक। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में ही गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, जो कि था करो और या मरो, डू और डाई। ये स्लोगन भी किसके द्वारा दिया है गया है, करो या मरो, गांधी जी के द्वारा दिया गया है। कब, अगस्त क्रांति में, या फिर बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। कारण क्या था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डर सभी को था, जापानी एयर स्ट्राइक का डर सभी को था, ठीक है। और जो है यूके जो है वो प्रेशर में था इस समय, ठीक है। अब हुआ क्या, आप सभी को पता है कि 6 अगस्त 1945 में इस वॉर की, वर्ल्ड वॉर की अंत की शुरुआत हुई, है ना, जो कि हुआ था हिरोशिमा पर, एक न्यूक्लियर अटैक, हिरोशिमा। और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर, ये एक न्यूक्लियर अटैक था बाय यूएसए ऑन जापान, जापान पर हुआ था, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो एंड हुआ था, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या था कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, ठीक। इस बीच हम ये जानते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट लेते हैं, कि 1944 से लेकर 1947 तक भारत में रहे लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल एज अ वॉइस रॉय, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ आपका, 15 अगस्त 1945 को, ठीक। और फिर से ऐसी कंडीशन ना बने, तो इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का भी क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। यूएनओ एस्टेब्लिश किया गया विश्व शांति के लिए। और इस वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में, आपको पता है कि यूरोप में क्या हो गई थी, एक आर्थिक मंदी आ चुकी थी, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। आर्थिक मंदी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ठीक। और इसी वजह से क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सारी मांगे मान ली गई, तो इसीलिए उन्होंने अगस्त ऑफर भी रिजेक्ट कर लिया था, क्रिप्स मिशन भी रिजेक्ट कर लिया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 की भी भूमिका थी, ठीक है। और यूएनओ का दबाव भी था, ठीक है। और साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाव दे ही रही थी, प्रेशराइज कर ही रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से आईएनसी की सारी मांगे मान ली गई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है इसमें। चलिए, तो अब इसी के आगे चलते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया, कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। और यहाँ पर अब जो न्यू पीएम थे, नए जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे क्लेमेंट एटली, ठीक है। और ये आपकी लेबर पार्टी से थे, ठीक है। और 14 मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स जो था ब्रिटेन में, हाउस ऑफ
कॉमन्स जो था ब्रिटेन में, ठीक है, उसने भारत को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया था, ठीक है, भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड आपको समझनी है। तो 1946 में क्रिप्स मिशन भारत में आया और ये तीन सदस्यों से था बना हुआ, 3 मेंबर्स थे इसके। तो 3 मेंबर्स कौन कौन से थे? एक तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, दूसरे थे पेंथिक लॉरेंस और तीसरे थे आपके A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे? प्रावधानों की बात करें तो इन्होंने एक ये बोला था कि एक इंडिपेंडेंट यूनियन बनाया जाएगा, ठीक है भाई, एक इंडिपेंडेंट यूनियन मतलब स्वतंत्र संघ, ठीक है, स्वतंत्र संघ बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा था इनका कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज रिजेक्टेड। इस का जो प्रस्ताव था उसमें डिमांड ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। बट भले ही आगे चल के बना है पाकिस्तान, बट इस डिमांड के अनुसार या इसके प्रावधान में डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1 जुलाई 1946 में पहली बार फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड, ठीक है। संविधान सभा के लिए का निर्वाचन शुरू हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था वो प्रांतीय स्तर पे था और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन है उसकी शुरुआत का भी 1 जुलाई 1946 में, जिसकी वजह से हुआ क्या कि आगे चल के संविधान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आगे चल के संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टार्टेड। तो अब अगर संविधान सभा के निर्माण की बात करें तो इस समय जो टोटल मेंबर्स थे वो थे आपके संविधान सभा में, वो थे 389, ठीक है। अब इन 389 में आपके जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो प्रोविंस जिनको हम प्रांत कहते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या थी 292। तो 292 सीट प्रांतों की थी। इसके बाद थे आपके प्रिंसली स्टेट आपको पता है देसी रियासतें कहते हैं, ठीक है भाई, देसी रियासतें। तो जो प्रिंसली स्टेट थे इनकी संख्या थी आपकी 93। और हमारे पास कमिश्नरी भी थी, ब्रिटिश कमिश्नरी, इसको हिंदी में भी कमिश्नरी कहते हैं। तो ये थी 4। तो टोटल कितने हो गए आपके 389, ठीक है। तो 389 सीट्स थी हमारे पास, ठीक। बट याद रखेंगे कि जो निर्वाचन हुआ या जो इलेक्शन हुआ है, वोटिंग जो हुई है वो हुई है 296 सीट पर, 296 सीट्स पर। 296 सीट्स कौन कौन सी होंगी? पहली तो हो गई आपकी 4, तो ये हो गई आपकी ब्रिटिश कमिश्नरी वाली। अब ब्रिटिश प्रांतों की हो गई 292, ठीक है। इसके बाद जो बाकी की जो सीट्स बची हैं 93 जो सीट्स बची हैं 93 सीट्स पर क्या हुआ, नॉमिनेशन से कैंडिडेट्स को बुलाया गया। नॉमिनेशन मतलब मनोनयन से 93 सीट्स पर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आया, इतना आप नोट कर लीजिएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको पता है कि जो इलेक्शन है वो 296 सीट्स पर हुआ था, ठीक है। आउट ऑफ दिस 296 सीट्स, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली, ठीक है, जीत हासिल हुई, ठीक है। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स पर जीत मिली, ठीक है। और बाकी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अदर्स जो थे, उनको 15 सीट पर क्या हुआ, जीत हासिल हुई। तो इसीलिए 290 सीट्स का रिजल्ट ये रहा, ठीक है। और इसी के साथ साथ, ठीक है, ये रिजल्ट रहा।
तो कांग्रेस फिर से जीत गई, बहुत ही अच्छे नेशनल लेवल पर भी अच्छे बहुमत के साथ आगे आई। ठीक है, तो इसी के बाद 24 अगस्त 1946 में, ठीक है, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार को इंग्लिश में इंटरिम गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई, डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, तो डिक्लेरेशन कब हुआ इंटरिम गवर्नमेंट का? 24 अगस्त 1946 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, और अध्यक्षता, मतलब इसको जो जब घोषणा हुई तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवल। तो लॉर्ड वेवल की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या कि घोषणा भी हो गई, तो अब ऑब्वियसली बात है कि अब अंतरिम सरकार का गठन होगा। ठीक है, बट आप थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम लीग ने, ठीक है, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, शामिल नहीं नहीं हुई। ठीक है, जबकि ऑप्शन तो था उनके पास कि आप शामिल हो सकते हो, बट फिर भी ये अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुई क्योंकि इनकी जो डिमांड्स थी वो अलग थी, एक सेपरेट कंट्री की डिमांड थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है, सरकार का पुनर्गठन किया गया, सरकार का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और पुनर्गठन होने के बाद मुस्लिम लीग के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ने, मतलब 5 प्रतिनिधियों ने, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ने शपथ ली। ठीक है, बाद में 5 उसमें सरकार में आ गए थे। ठीक है, अब इसके बाद सरकार में तो शामिल हो गई थी, बट फिर भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार किया था। ठीक है भाई, संविधान सभा में शामिल होने से इनकार किया था। ठीक है, चलिए, तो अब हुआ क्या कि अब संविधान सभा बन गई, तो इसके बाद क्या बनेगा? अंतरिम सरकार का या इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का अंतरिम गठन हुआ और उसके मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। ठीक है, तो डेट इज़ 2 सितंबर 1946। ठीक है, चलिए, तो अब हम समझते हैं कि जो मंत्रिमंडल था वो किस किस की वजह से बना है ना, कौन कौन उसमें शामिल थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि जो चेयरमैन होगा इस मंत्रिमंडल का, चेयरमैन जो होगा वो बने लॉर्ड वेवल। ठीक है, ये वेवल प्लान में ही डिस्कस हो गया था कि जो चेयरमैन रहेगा वो क्या रहेगा? लॉर्ड वेवल रहेगा। और बेसिकली ये जो मंत्रिमंडल है इसी को ही हम कह सकते हैं कि ये क्या था? एक वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय थी। ठीक है, कार्यपालिका परिषद। ठीक है, चलिए, तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे? सबसे पहले थे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी, विदेश मंत्रालय भी किसके पास था? फॉरेन मिनिस्टर, ये था JL नेहरू के पास। ठीक है, और JL नेहरू को ही इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है भाई, वाइस चेयरमैन बनाया गया था। ठीक, दूसरा होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मतलब सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। आप हिंदी में भी लिखते रहिएगा, मैं बोलता रहूँगा बट लिखूँगा मैं इंग्लिश में। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर।
ठीक है। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, ठीक है। थर्ड है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, तो वो थे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी। याद रखिएगा ये इस समय के थे, ठीक है। फ्री इंडिया का जो मंत्रिमंडल है वो अलग है, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल अलग है, ये पहला मंत्रिमंडल है, ठीक है, अंतरिम सरकार का। तो इस चीज़ को भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है फिफ्थ रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह के पास, सरदार बलदेव सिंह, ठीक। सिक्स्थ है लेबर मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, श्रमिक मंत्रालय कह सकते हैं, ठीक है। ये थे बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। सेवंथ है हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो थे गजनफर अली खान, गजनफर अली खान, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। ये वही लियाकत अली खान थे जो आगे चल के पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। नेक्स्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। टेंथ माइंस एंड पोर्ट मिनिस्टर, माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, बंदरगाह से संबंधित, वो थे H.C. भाभा, ठीक। 11th है इंडस्ट्री मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, उद्योग मंत्री। ये थे जॉन मथाई, जॉन मथाई, MATHAI, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। सो रेलवे मिनिस्टर थे अरुणा असफ अली, आप असफ अली भी लिख सकते हैं, ठीक है, अरुणा असफ अली, ठीक है। नेक्स्ट है 13th वाणिज्य मंत्रालय, दैट इज कॉमर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्टर। तो ये थे आई चुंद्रीगढ़, आई चुंद्रीगढ़, ठीक है। एंड द लास्ट डाक पोस्ट मिनिस्टर थे आपके अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, निस्तार, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला मंत्रिमंडल, जिसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड वेवल, और वाइस चेयरमैन कौन थे? JL नेहरू। इसी मंत्रिमंडल को वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा किस तरीके से मंत्रिमंडल बना। अब क्या होगा, अब हमारे संविधान को बनाने की प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि
3 बार बैठक हुई थी, ठीक है। जो फर्स्ट बैठक हुई थी इस मंत्रिमंडल की, फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और इसमें क्या डिसाइड हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या डिसाइड हुआ था, इसमें पहले फर्स्ट अस्थाई, अस्थाई का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के अस्थाई अध्यक्ष पहले कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इनको इलेक्ट किया था एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, ठीक है। इस मंत्रिमंडल की जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें एक तरीके से स्थायी रूप से परमानेंट, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो स्थायी अध्यक्ष जो थे हमारी पहली संविधान सभा के या मंत्रिमंडल के, ठीक है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी, डॉक्टर एच सी मुखर्जी, ठीक है। और यहाँ पे लीगल एडवाइज़र के रूप में, जिसको हम बोलते हैं वैधानिक सलाहकार, तो वैधानिक सलाहकार थे श्री बी एन राव, ठीक है, लीगल एडवाइज़र। फिर इसकी बैठक हुई इसकी 13 दिसंबर 1946 में। अब ये इम्पॉर्टेंट है, कारण क्या है इसके इम्पॉर्टेंट होने का, इसको इम्पॉर्टेंट कहा जाएगा क्योंकि इसी बैठक में, ठीक है, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो पेश किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जिसको हम बोलते हैं संविधान की उद्देशिका, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे चल के कहा गया प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठीक है भाई। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया, संविधान की आत्मा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए थर्ड बैठक इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या कंडीशन हुई कि फरवरी 1947 में, ठीक है, इसको ओमिट कर लेते हैं, फरवरी 1947 में क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, डिक्लेरेशन DECLERA, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ठीक है। किसने करी, बाय पीएम कौन थे, क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली ने इसकी घोषणा की, कब, 30 जून, ठीक है। तो इन्होंने क्या घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले ब्रिटिश जो है वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। और ये घोषणा कब की गई, फरवरी 1947 में, किसके द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ साथ मार्च 1947 में, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, ठीक है। तो ये क्या थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, अंतिम वाइसरॉय, मतलब ब्रिटिश जो व्यक्ति था जो अंतिम वाइसरॉय बन के आया, ठीक है, वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और 1947 में भारत आए, ठीक है। इसके बाद इस माउंटबेटन से यहाँ पे 2 प्लान बनाए गए, ठीक है, माउंटबेटन ने 2 प्लान बनाए। एक तो था माउंटबेटन प्लान, तो माउंटबेटन प्लान ने क्या डिसाइड किया,
ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा किया गया? माउंटबेटन प्लान के द्वारा। ठीक है, बाकी के प्रावधान भी थे बट जो मेन है वो यही है कि डिवीज़न किया गया। ठीक है, और एक और प्लान था यहाँ पे, डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान ने क्या विभाजन किया? इसने हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका डिवीज़न किया। ठीक है, डिवीज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसके अनुसार जो 389 मेंबर्स थे, 389 जो मेंबर्स थे उसमें से, ठीक है, 299 मेंबर्स के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और 90 मेंबर्स से के अध्यक्ष बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको मैं ओमिट कर लेता हूँ। इसके बाद 18 जुलाई 1947 में 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इसी एक्ट के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को फ्रीडम मिली या पाकिस्तान को फ्री किया गया, और रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, इंडिया को फ्रीडम मिली। तो यहाँ से देश क्या हो गया? हमारा आज़ाद हो गया। ठीक है, अब जो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अगली लेक्चर में वो पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की शुरुआत कर देंगे। तो सेकंड चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा और उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर वे में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये क्लास आप बताइए मुझे ज़रूर। ठीक है, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है,